नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। दोस्तों हम लोग MASc 02 अलजेब्रा का कोर्स कर रहे हैं। तो इस कोर्स में जो हमारा अगला लेक्चर है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस पे और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे। ओके, तो बिना कुछ भी देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कोशिश की है कि जितने भी नए टर्म आते जाएंगे मैं उनका हिंदी मीनिंग भी लिखता जाऊंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक या जो भी रेफरेंस बुक आपके टीचर सजेस्ट करेंगे उससे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ये बस एक एग्ज़ाम टाइम रिवीजन क्लासेस के तरीके से इनको आप यूज़ करेंगे, या इंस्टेंट आप कहीं भी जैसे टहलते हुए जा रहे हैं कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ आपकी बुक्स और वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आपके पास फ़ोन में अवेलेबल कंटेंट होगा जिसे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। सबसे आज हम लोग पढ़ने वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हम उस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, है ना। तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, किसी दूसरी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो जिन हम रूल्स का या जिन ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। और वो दो तरीके से यूज़ होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ होता है यानी पंक्ति रूपांतरण भी यूज़ होगा, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये समूह रूपांतरण भी यूज़ होगा। तो कौन कौन से तीन नियम हैं जरा उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी अगर दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सॉरी, कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसके किसी भी दो रो या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, तुम सेकंड और फर्स्ट रो को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, है ना, वो जो गिवन मैट्रिक्स थी उसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, है ना, तुल्य अवयव कहलाएगा वो। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे RIJ। जैसे मान लो कि हम फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे R13। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि RI implies RJ, मतलब RIJ पे जा रहा है और RJ I की जगह जा रहा है। इसी तरीके से CIJ का मतलब है कि हम ith कॉलम और jth कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक, ये पहला हमारा है, इंटरचेंज कर सकते हैं दो रो या दो कॉलम को। फिर क्या है, मल्टीपल ऑफ अ रो कॉलम विथ नॉन जीरो स्केलर, है ना, किसी भी रो या कॉलम को हम लोग एक नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, RIK, है ना। जैसे मान लो कि हम कोई R1 रो है, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो हम R1 को रिप्लेस करा देंगे 3R1, यानी कि RI, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RI टेंड्स टू KRI। कोई रो है उसको स्केलर मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा ऑपरेशन है यानी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, एडिशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ रो विथ सम अदर रो। किसी एक रो में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें और फिर उसको हम लोग किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर दें, तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली कॉलम के लिए भी। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे RI को रिप्लेस कराना चाह रहे हैं हम लोग किसके साथ, RI में पहले K से मल्टीप्लाई करा रहे हैं फिर इसको RJ के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम RI को ऐड कर रहे हैं KRJ के साथ। ठीक, इन शॉर्ट में इसको RIJK भी दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि RI प्लस KRJ। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ना RI प्लस KRJ, इसको शॉर्ट में RIJK भी लिखते हैं। ठीक, सिमिलरली हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, CI को रिप्लेस करा सकते हैं KCI प्लस CJ, या फिर CI प्लस KCJ। इस तरीके से तीन ऑपरेशन हैं जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। इन तीन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, ये देखो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि परफॉर्म द फॉलोइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिक्स A, है ना, ये मैट्रिक्स हमें दी गई है। तो पहला देखो हमें क्या परफॉर्म करना है, R23। तो मैंने बताया जब इस तरीके से लिखा होगा इसका मतलब है सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देना है। तो देखो R23 क्या इम्प्लाई करेगा, सेकेंड रो हमारी क्या है 1 2 3, थर्ड रो क्या है 0 6 है, तो हमें इन दोनों क्या करना है, इंटरचेंज, यानी फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, 2 3 4 एज इट इज रहेगा। और अब ये हो जाएगी 0 6 8 और ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये हमारा हो गया R23 का परफॉर्मेंस। सिमिलरली मैंने लिखा है R3-1, इसका मतलब ये है कि जो हमारा थर्ड रो है उसमें -1 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो R3 जो -1 होगा वो क्या इम्प्लाई करेगा, तो फर्स्ट और सेकेंड रो में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, उनको एज इट इज लिख देते हैं 2 3 4
1 2 3, कोई परिवर्तन नहीं है। थर्ड रो जो है उसमें -1 से मल्टीप्लाई करा देना, तो ये हो जाएगा 0, ये -6, ये -8। ठीक है, ये इस तरीके से। ऐसे देखो हमने कॉलम के लिए भी लिखा हुआ है C235, तो मैंने बताया था इसका क्या मतलब होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है RIJ के, इसका मतलब RI + KRJ। ठीक, अब ये लिखा हुआ है C235, इसका मतलब क्या होगा, तो C23 जो हमारा 5 है, इसका मतलब है C2 को रिप्लेस कराना है C2 + 5 C3 के साथ। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा, देखो सेकंड कॉलम क्या है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, इसको हमें रिप्लेस कराना है ये प्लस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसको एज इट इज लिख लो। ठीक है, अब देखो ये +5 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 3 + 5 × 4 कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 23। ठीक है, इसको चाहो तो रफ में भी कर सकते हो ताकि हमें कोई मिस्टेक ना हो। फिर C2 है ना, 2 + 3 × 5 कितना हो गया, ये 15 × 17 है ना, 17 हो गया। फिर 6 + 5 × 8 यानी कि 46, ये हो गया। अब थर्ड में कोई चेंजेस नहीं करनी है, तो 438 ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ऑपरेशन हो गए। जैसे पहला क्या था, इंटरचेंज कराया हमने 2 3 को, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमने बस बदल देना होता है। R3 - 1 का मतलब क्या हो गया कि थर्ड रो को हमें -1 से मल्टीप्लाई करा देना है। C235 का मतलब क्या है, C2 + 5 C3। ठीक, तो हमने क्या किया, चाहो तो इसको अलग लिख के भी कैलकुलेट करके यहाँ लिख दो, या फिर अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसी तरीके से चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर R12 - 2 लिखा जाए, ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, R1 - 2R2। तो बताइए कि R1 की वैल्यू क्या आएगी, अब हमारी जो फर्स्ट रो होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें कमेंट करके बताएंगे, तो मुझे लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले बताया कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैट्रिक्स ए पे अप्लाई करते हैं तो हमें कोई नई मैट्रिक्स बी मिलेगी। ठीक, वो जो मैट्रिक्स बी होगी ये ए के साथ क्या होगी, इक्विवेलेंट। ए और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इनको हम लोग बोलेंगे ना। तो बी कैसे ऑब्टेन हुई, हमें ए पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके। ठीक, अब देखो एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक डेफिनेशन मिली है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि प्रारंभिक अवयव कैसे मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तत्सम का अवयव क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्री 1 हो और बाकी सब एंट्री 0 हो। तो अगर कोई हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं किसके ऊपर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, कोई भी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, चाहे वो रो को इंटरचेंज करने वाला हो या कॉलम को इंटरचेंज करने वाला हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, इस तरीके से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें या एक से ज़्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रारंभिक अवयव। अब हमने ये क्यों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, इसका एक एप्लीकेशन हमारा होता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन इन्वर्स फाइंड करने के लिए। इसके अलावा इसके और क्या फ़ायदे हैं वो हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, पर इसके बाद के जितने टॉपिक हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ेंगे लगभग हर टॉपिक में ये हमारा अप्लाई होगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और अब इसका अप्लाई हम लोग करते हैं, सब लोग हम लोग सीखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने से पहले चलो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, 11th-12th क्लास में भी आप लोगों ने इन्वर्स निकाला होगा किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दी जाती थी, हम लोग उसका एडजॉइंट यूज़ करके और डिटरमिनेंट यूज़ करके हम लोग उसका इन्वर्स निकालते थे। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है इन्वर्स की, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स है ना, मतलब आयत है ना, एक इन्वर्टिबल एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, आयताकार हमारे पास अवयव है, उसका प्रतिलोम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम उसको दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो करेंगे लेफ्ट इन्वर्टिबल, मतलब बायां प्रतिलोम या बायां व्युत्क्रम। तो ए कोई हमारी लेफ्ट इन्वर्टिबल होगी अगर हमें एक मैट्रिक्स बी इस तरीके से मिल जाए कि बी का अगर हम ए के लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएं और हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, तो हम कह देंगे ए जो हमारा है वो लेफ्ट इन्वर्टिबल है, यानी बायां प्रतिलोमी है। ठीक है, इसी तरीके से हम राइट अगर इन्वर्टिबल की बात करें तो ए कोई मैट्रिक्स ए जो हमारी है वो राइट इन्वर्टिबल हो जाएगी अगर हमें कोई मैट्रिक्स बी इस तरीके से मिले कि इसका ए के साथ राइट से मल्टीप्लाई कराने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो राइट इन्वर्टिबल हो जाएगी। अब कोई मैट्रिक्स हम जनरल डेफिनेशन की बात करें वो इन्वर्टिबल है
अगर एक मैट्रिक्स बी इस तरीके से हमें मिल जाए कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, तो हम कह देंगे जो मैट्रिक्स ए हमारे पास है वो कैसी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। हम जो कोर्सेस में ज़्यादातर निकालेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमें दी गई है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं, प्रतिलोमी है कि नहीं, तो सीधा सीधा एक हम लोग 12th में यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक अलग टॉपिक है, वैसे तो 12th में आप लोग इसको पढ़ के आए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक सर एक बार रिवीजन हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूँगा। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, ठीक है, इसलिए मैं उसका लिए अभी अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक, तो कोई अगर वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल होगी यानी प्रतिलोमी होगी यदि उसका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो यानी जीरो ना हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो या तो लेफ्ट इन्वर्टिबल हो जाए या राइट, मतलब ऐसा दोनों जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट इन्वर्टिबल भी हो राइट इन्वर्टिबल भी हो, कोई भी अगर एक, या अगर वर्ग आव्यूह है वो लेफ्ट इन्वर्टिबल हो गई तो मतलब वो इन्वर्टिबल है, या राइट इन्वर्टिबल हो गई तो इन्वर्टिबल है। ये सब बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, और अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर वो दिक्कत करेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल लें यानी प्रतिलोम निकाल लें तो वो हमेशा यूनिक आएगा। कैसा आएगा, यूनिक, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो हो सकता है कोई अगर आयताकार अव्यूह है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका लेफ्ट इन्वर्स अलग हो सकता है, राइट इन्वर्स अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका यूनिक होगा। ठीक, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का अगर वापस इन्वर्स निकालें है ना तो वो फिर से हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग है ये प्रोडक्ट वाला, किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो उनके इन्वर्स का प्रोडक्ट होता है लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट हो जाता है उनका। समझ गए ना, और इसको दो मैट्रिक्स की जगह हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, कितनी भी मैट्रिक्स ले लो क्या होगा, उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। A1 टू AR अगर लिया है तो AR से A1 हो जाएगा। ठीक है, A1 टू AR के प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है वो AR इन्वर्स से लेकर के A1 इन्वर्स का हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, 12th क्लास में पढ़ा होगा कि इन्वर्स जो है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग ऑलरेडी 12th क्लास में इन्वर्स निकाल चुके हैं, तो ये इसीलिए ये टॉपिक जो हमारा है वो अभी BSc में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। ये टॉपिक हम मान के चलते हैं कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ के आए। अगर A प्लस बी के इन्वर्स की बात करें तो ये जनरली A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो तो मुझे बताया कि कौन सा ऐसा केस है कि जब A प्लस बी का इन्वर्स जो है वो A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़। ठीक है, तो ये इन्वर्स का एक छोटा सा मतलब रिकैप था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इसका मीनिंग होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके जो लेवल पे ज़रूरी थी मैंने उनको रखा। अब कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, तो एक तो कोफैक्टर मेथड था, सहज खंड विधि जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें हम एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकाल के उनकी मैट्रिक्स बनाते हैं, उनका ट्रांसपोज करके बनाते हैं ना। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा मेथड है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, बेसिकली हम लोग देखो इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं कि जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स थी, मैंने क्या कहा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगी अगर AB इक्वल टू BA इक्वल टू I आ जाए। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स A है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, I इंटू A लिख सकते हैं। ठीक है, I इंटू A लिख सकते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूँगा और इस मैट्रिक्स को है ना B में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो जैसे मेरे को ये मैट्रिक्स B मिल जाएगी इस तरीके से कि B इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब लेफ्ट इन्वर्टिबल हो गया। चूँकि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर है तो लेफ्ट इन्वर्टिबल हो या राइट इन्वर्टिबल वो इन्वर्टिबल हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका इन्वर्स यूनिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी को मिक्स करके। सिमिलरली हम लोग इसको I इंटू A भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम फिर A इंटू I भी लिख सकते हैं इसको, तो हम इस I को फिर B में कन्वर्ट करेंगे और A को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे और हम इस तरीके से इसका इन्वर्स ऑब्टेन करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि कब हम लोग I इंटू A लिखेंगे, कब हम A इंटू I लिखेंगे।
ठीक है, और लेफ्ट या राइट इन्वर्स फाइंड करेंगे किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसका यूज़ करके आप एग्ज़ाम में इस रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे और प्रैक्टिस करिए, है ना। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, आपके टीचर जो भी रिकमेंड कर रहे हैं उनसे और क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।